having more than 26 years of vintage experience with renowned financial firms. Mr. Rajesh Bansal, the stage is all yours. Good evening, friends. After listening to Rupaji, I'm completely speechless and motivated. Because the way she is looking at the mutual fund industry and her business is amazing. How to make people rich rather than to manage the rich people. तो इस कड़ी में आज हम कुछ बात करेंगे फ्रेंड्स, कैसे एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। सो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म रहे। क्यों रहे? दो फायदे उसके। एक तो जब हम सब ने सुना है कि लॉन्ग टर्म रहने से उसकी वेल्थ क्रिएट होती है। कंपाउंडिंग, ये वर्ड्स कितनी बार अभी इस प्रेजेंटेशन में आया है। तो कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा इन्वेस्टर को और हमें हमारी टेल का फायदा मिलेगा। तो कैसे हम अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? क्या हम चाहते हैं हमारा इन्वेस्टर भी हमारे साथ 10-15 साल एक इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करे? जो बहुत सारी एप्स पे आजकल जो फिगर दिखाई देती है कि एसआईपी से इतनी ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है 15 साल में, 20 साल में, क्या वास्तव में एसआईपी की इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टर की 15-20 साल चलती है? चलती है? क्या आपने देखी है? नहीं, मैंने देखी है। इस बात के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टर 15 साल 20 साल इन्वेस्टमेंट को चलाए, एसआईपी को चलाए, तो सबसे पहले एग्जाम्पल आप अपना बनिए। आप अपनी एसआईपी चलाइए 15 साल और उस एग्जाम्पल को स्टार्ट करिए जब एक नए इन्वेस्टर से मिलते हैं। मैंने एक एसआईपी एक नाम फंड का ले रहा हूं इस फोरम पे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में सन सितंबर 2010 में स्टार्ट की थी, छोटी सी अमाउंट से 5000 रुपए की, जब मैं जॉब करता था। और उसी 13 साल से उस इन्वेस्टमेंट को, एसआईपी को मैं कंटिन्यूसली चला रहा हूं। आप जानते हैं 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट पिछले 13 साल में 8,05,000 रुपए की वैल्यू 53 लाख हो गई है। जब इस फिगर को मैं अपने इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करता हूं, जब मेरी एसआईपी का एक इन्वेस्टर को मैं अप्रोच कर रहा हूं, इंगेज कर रहा हूं, साइन अप कर रहा हूं, उसे समझाता हूं, तो अमेजिंग फिगर होती है। तो पहला लेसन मैं उसे दे रहा हूं कि 15 साल चलानी है, जब ही पैसा बनेगा। दूसरा लेसन उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी भी होती है। वो एसआईपी एक एग्जाम्पल था कि पहले 3 साल उसमें कोई रिटर्न नहीं बनी, तो पहले इन्वेस्टर को मैं तैयार कर रहा हूं कि हो सकता है कि इमीडिएट इनकम के लिए तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करो, और अगर पहले 3 साल तुम्हारी रिटर्न नहीं बनी तो अगले सालों में बहुत अच्छी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि आप पहले यूनिट लोअर रेट पे अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो मैं लोगों से कहता हूं, जब नए इन्वेस्टर को साइन अप करते हैं कि सर आज आपने एसआईपी शुरू करी है, आप भगवान से प्रे करना कि अगले 2-3 साल ये आपकी एसआईपी प्रिंसिपल से नीचे चलती रहे। वो भी तक क्यों? मैंने सर आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगी और जब मार्केट बाद में ऊपर जाएगी तो सबसे ज्यादा रिटर्न आएगी। तो मैंने पहले इन्वेस्टर के बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया ना। नहीं तो नए इन्वेस्टर के पास आप पहली दिन जाते और 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद वो देखता कि अभी मार्केट नहीं चल रही, रिटर्न नहीं आ रही है, वो कहता है यार कहाँ लगवा दिया, पैसा निकाल लेता हूँ, इसे तो एफडी बढ़िया 7-8% तो बढ़ता था। हाउ टू कंट्रोल योर बिहेवियर। सेकंड, अभी आपने सुना जैसे मिस्टर झा आए थे एलआईसी म्यूचुअल फंड से, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाई थी एलआईसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, एलआईसी बैलेंस एडवांटेज। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपका इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्ट करे, तो आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट उसके सामने शो करिए, प्रेजेंट करिए, आप कैरी करिए कि आप भी इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट में पहले आप इन्वेस्ट करिए, आपका कॉन्फिडेंस बनाइए, उस कॉन्फिडेंस से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनता है। मैं एक थोड़ा सा लाइव एग्जांपल अपनी लाइफ में बताता हूं। एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, वैसे तो मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, पर एक गारंटेड प्रोडक्ट 2020 में जब मार्केट बहुत डाउन थी
तो लोग बड़े अट्रैक्टिव हुए गारंटर प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने भी एक गारंटर प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लिया हुआ था, जिसमें 11 लाख रुपए 5 साल लेके 1 करोड़ रुपए 12 साल बाद मिलने थे। तो मैंने वो प्रोडक्ट एक अपने इन्वेस्टर ने मेरे से डिस्कस किया। उसने कहा सर ये आपने लिया है? मैंने कहा मैंने लिया है। बोला आप मेरे को अपनी पॉलिसी बॉन्ड भेजिए। मैंने भेज दिया। उसने कहा मेरे को भी लेना। मैंने कहा सर 11 लाख रुपए देने 5 साल, आप नहीं दे पाओगे, रहने दीजिए। अब उसको ईगो पे आ गई, बोला नहीं मेरे को लेना है, और उसे 11 लाख की पेमेंट कर दी। तो आप अगर आपकी कन्विक्शन है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आप अपना एग्जाम्पल सेट करिए, आपका इन्वेस्टर आपको फॉलो करेगा। उनके प्रोडक्ट में जो अभी जहां साहब ने जो प्रेजेंट किया था, उसमें आपने नोटिस किया एक बात में एक एमएफडी के लिए सही नहीं थी। क्या थी कि डायरेक्ट प्लान पे लगाया था। मेरा उनसे एक ही गुजारिश थी कि अगर आप एमएफडी से बिजनेस चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लान की जगह अगर रेगुलर प्लान लगाया होता तो एमएफडी का भी भला होता कहीं ना कहीं। उस इन्वेस्टमेंट को हम भी दिखा सकते थे कहीं कि सर ये देखिए एमएफडी के थ्रू लगाया है। तो ऐसे ही बहुत सारे एमएफडी मेरे को दिखते हैं जो अपनी सेल्फ की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में करते हैं। मैंने एक फ्रेंड से पूछा तुम क्यों करते हो? बोले मैं अपने आरएन पे करता हूं तो मेरे को ब्रोकरेज नहीं आती है। मैं कोई बात नहीं आती तो क्या हुआ? क्या 50 पैसे 70 पैसे 1% आप मिस नहीं कर सकते? आप अपने इन्वेस्टर को क्या दिखाएंगे? क्या अपना एग्जाम्पल दिखा सकते हैं? क्योंकि आप तो खुद की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में कर रहे हैं, तो डायरेक्ट प्लान में नहीं करना। छोटी सी एक अलग की बात, अभी जैसे कई सारी प्रेजेंटेशंस में डिस्कशन हुआ कि थिंक बिग। बात बड़ी आसान है, थिंक बिग। मैं इसे एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूं अपनी लाइफ में। वे बैक इन 2003 और 2002 आई थिंक कुछ इंश्योरेंस के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर भी है जो इंश्योरेंस भी बेचते हैं। तो एक LIC की एक जीवन श्री पॉलिसी थी, कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? उसमें था ना सर 25,000 रुपए 16 साल, और उसका 5 लाख रुपए मिलते थे 25 साल के बाद। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट था, एक हमने किसी सीए से टाई अप किया था। उन्होंने कुछ फ्रेंड अपने इन्वेस्टर रिकमेंड किए थे कि बोले थे जाके बेचाओ। एक उन्होंने इन्वेस्टर दिया, बोले ये थोड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इनको आप ज्यादा अमाउंट दे सकते हैं, 25,000 के 50,000 दे सकते हैं। तो मैं उनसे जाके मिला, तो काफी देर बातचीत हुई। मेरी स्टॉक मार्केट में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो हमारी काफी देर स्टॉक मार्केट में बात होती रही। 2-3 राउंड कप चाय के हो गए, 2-3 घंटे बीत गए। उसके बाद वो बोले साउथ दिल्ली के अंदर थे, साउथ एक्स के अंदर बड़े इन्वेस्टर थे। तो उन्होंने कहा बंदा साहब आप काम की बात हो जाए, बताइए कितने का चेक काटना है। तो मैंने सोचा आज इन्वेस्टर मेरे साथ है तो 25 से 50,000 की सोच के आया हूं, और कुछ ज्यादा लेना चाहिए। तो मैंने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछा, बोला 1,24,000 का चेक ले लीजिए, इसको मैं अपने ब्रांच ऑफिस रीजनल ऑफिस से पास करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे कहा सर 1,24,000 का चेक बना दीजिए। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, 1,24,000 का चेक बना दिया। मैं बड़ा खुश। चलने से पहले उन्होंने मेरे से कहा बंदा साहब आप कब से सेल्स करो, बड़े कच्चे हो। मैंने सोचा कहां गलती हो? बोले आपको पता ही नहीं है, आज कहां बैठे हो आप? साउथ दिल्ली में बैठे हो, और 3 घंटे मैंने आपके साथ 3 कप चाय में निकाल दिए। आप मैं इतना कन्विंस था, मैं तो डर रहा था बंसा साहब ने 5 लाख का चेक मांग लिया तो बना कैसे करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम वी कैन नॉट थिंक बिग। हम हमेशा सोचते हैं कि अपने शायद हमारा इन्वेस्टर इतना पैसा नहीं देगा। आपने काला पत्थर मूवी कितने लोगों ने देखी है? काला पत्थर में जब जज के सामने गवाही देता है अमिताभ बच्चन तो बोलते हैं ना बकरा कितना बड़ा था, तो कहते हैं 1 हाथ। बोले ये इतना दूर, बोले ये तो बहुत बड़ा पर्सन, दूसरा हाथ तो ला रहा हूं। तो सिमिलरली जब हम अपने इन्वेस्टर से बात तो शुरू करें, यू रेज योर बार। इसी को एग्जांपल को मैंने अभी यूज किया किसी प्रोडक्ट के लिए, अभी जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड के लिए। जिस इन्वेस्टर ने कभी मेरे को 5 लाख से ऊपर का चेक नहीं दिया था, उसके पास में जब मिलने गया, मैंने कहा सर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लगाना है। बोले ठीक है, कितना लगाना है? मैंने छोड़ दिया ऐसे। मैंने कहा सर 1 करोड़ दे दीजिए। बोले यार तू भी मजाक कर रहा है, 1 करोड़ कहां से दूंगा? चल तू कह रहा तो कोई बात नहीं, एक अभी मैं करने नहीं जाऊंगा, 50 लाख ले जा। तो जिसने 5 लाख से ज्यादा का नहीं दिया तो उसने 50 लाख का चेक काट दिया। तो यू स्टार्ट थिंक बिग, हाउ टू मैनेज योर इन्वेस्टर वेरियर एंड अपलिफ्ट योर स्टेटस। जब आप कभी इन्वेस्टर से मिलते हैं तो उसे कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपने क्या वास्तव में पैसा बनाया, क्या आपने वेल्थ क्रिएट की है म्यूचुअल फंड में। आज सबके पास मोबाइल ऐप है, मोस्टली सब लोगों के पास, क्योंकि सब लोग संसार में वो वर्ल्ड एट पाम पे चाहते हैं। तो उस मोबाइल ऐप में आप अपना पोर्टफोलियो कैरी करें।
मैं सारे इन्वेस्टर को जब दिखाता हूं कि देखो सर ये पैसा मैंने एक्स अमाउंट लगाया और एक्स अमाउंट बन गया, तो उन्हें बिलीव नहीं होता है। और मैं कहता हूं सर 10 साल से चल रहा है, 19% की CAGR रिटर्न आ रही है। तो जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कि ये CAGR रिटर्न ये जो पेपरों में दिखाते आती है, तो कन्विक्शन हो जाती है, वो आपका स्टेटस समझ लेते हैं और फिर आपको जल्दी बिजनेस मिल सकता है, आप जल्दी क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हैं। कितने लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को, अपने टोटल समरी को अपने मोबाइल ऐप के थ्रू क्लाइंट के सामने दिखाया है? तो कितनी फीलिंग आती है क्लाइंट को देख के, कितना कन्विक्शन होता है, क्लाइंट को भी लगता है कि मैं अच्छे आदमी के साथ काम करूं। क्या आप शेयर करेंगे सर अपना एक्सपीरियंस बारे में? क्लोजर इजी हो जाता ना। तो पहले हमें अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट हमारे पास अपना ट्रैक रिकॉर्ड है तो दैट हेल्प्स ए लॉट। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री MFD, वी शुड इंक्रीज आवर नॉलेज, वी शुड लर्न। मैं कितने सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को देखता हूं, फंड मैनेजर से पूछते रहते हैं, सर STP लगाऊं या लमसम लगा दूं? मेरे को बड़ा अजीब अपने ऊपर और दया आती है, लगता है कि यार हु इज ही टू टेल मी। अरे हमें नॉलेज नहीं है क्या? हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की साइकिल क्या है। अगर मेरे को पता हो तो मैं वो फंड मैनेजर को क्या लेना देना है कि वो STP लगानी है कि क्या लगानी है। अगर मेरे को पता हो कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो STP क्या काम करेगी? बेकार करेगी, पैसा बेकार कर देगी। आप 2003 से 2010 के 7 के बुल रन में अगर STP कर रहे होते 2003 से, तो क्या पैसा बना रहे होते? तो हमें अगर वो साइडवेज मार्केट है, जैसे आज की मार्केट हो गई अब साइडवेज, तो इसमें STP समझ में आती है। आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले अगर आपने साइडवेज ट्रेंडिंग मार्केट में STP करी तो 6 महीने तक आप ऊपर में खरीदते रहो, रोज एवरेज करते रहो। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि किस साइकिल की मार्केट में आप हैं। आइदर यू इंक्रीज योर नॉलेज थ्रू योर सेल्फ, थ्रू म्यूचुअल फंड or through fund managers or through technical analysts or through somehow you increase your knowledge, understand where we are spending, and then accordingly as per the goal, as per the financial plan of the client, as per his requirement, we can suggest either to go lump sum or to the STP. पहले आप लोगों ने देखा था जब LIC वाले लोग घर में आते थे तो क्या यूज करते थे? एक पेपर पेंसिल लेके बैठते थे, लिखते रहते थे ना, इतना दोगे इतना बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखा है आपने? मेरे को 30 साल पुरानी याद आ रही है, 30-35 साल पुरानी। तो मेरा मकसद कहने का है, जब हम अपने कस्टमर से मिलते हैं तो कितनी बार हम वो पेपर पेन लेके बैठते हैं समझाने के लिए, कितने डाटा को दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कस्टमर को कुछ डाटा से दिखाइए, विजुअल का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। कुछ डाटा कैरी करिए, कुछ प्रेजेंट करिए, कुछ आप दिखाइए, उसको ये भी समझ में आना चाहिए इसको कुछ नॉलेज भी है, ये जानते भी है, लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और वो कन्विक्शन उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका क्लोजर जल्दी हो जाएगा। ठीक, इसको डाटा को और आगे प्रेजेंट करेंगे कहीं और फॉर्म में। अभी जस्ट मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहा हूं। आज तक बहुत से लोग ये समझ नहीं पाए कि वॉलेटिलिटी और रिस्क में क्या फर्क है। जब मेरा इन्वेस्टर कहता है, मैं इन्वेस्ट सजेस्ट करता हूं कि यहां लगाना है, बोले तो रिस्की है। मैं कहता रिस्की कैसे है? रिस्क क्या होती है? रिस्क होती है कि पैसा डूब जाए, वापस ना आए। DHFL की FD डूब गई, पैसा वापस नहीं आया। वॉलेटिलिटी है, मार्केट नीचे गई ऊपर आ गई, वो वॉलेटिलिटी है, रिस्क थोड़ी है। निफ्टी गया था 20,000, 12,000 के 7,500 कोविड में, फिर 20,000 हो गया, तो क्या रिस्क है? वो वॉलेटिलिटी। तो हमें वही इन्वेस्टर को समझाना है, सर रिस्क नहीं है, वॉलेटिलिटी है। 2 महीने 6 महीने हो सकता है, प्रिंसिपल से कम वैल्यू जाएगी। रिस्क जबकि FD रिस्क की है, जिसे वो रिस्क नहीं समझ रहा है वो रिस्की है। आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल हो चुके हैं। DHFL की FD ने पैसे नहीं दिए, अभी एक बॉन्ड ने पैसे नहीं दिए, तो रिस्क वर्सेस वॉलेटिलिटी का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल मैं अपनी लाइफ का लेता हूं। मैं 80 ईयर्स ओल्ड एक बड़े सर से मिला,
उन्होंने कहा कि मेरा गोल है 5-1 करोड़ रुपए पड़े हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा सर। बोले बाप मेरी एज हो गई है तो मैं रिस्क तो ले नहीं सकता, तो कुछ पर एफडी भी नहीं करना चाहता यार, कुछ ऐसा बताओ सेफ रहे और थोड़ा सा एफडी से ज्यादा रिटर्न आ जाए। मैं कहा ठीक है सर। मैंने उनको समझा डिटेल में। मैंने कहा सर पैसे की क्या जरूरत है? बोले कोई जरूरत नहीं है, 3-4 लाख रुपए रेंट आता है, वही बहुत है, वही खत्म नहीं होता, सारे बच्चे सेटल्ड है। फिर मैं कहा पैसे का क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, ये लीगेसी है, होते देते देवतियों को देके जाना, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर के लिए रखा हुआ है। मैं कहता बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आपको लंबी उम्र हो, आप 5-10 साल रहेंगे तो जब तक पैसा देंगे नहीं। बोले हाँ मेरी डेथ के बाद मिले उन्हें, यही मैं चाहता हूँ। पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कोई कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर पैसा लगाना कहाँ है? एफडी से ज्यादा सेफ जगह। तो मैंने कहा सर आपके पास तो सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। बोले कैसे? मैंने सर आपको पैसा चाहिए नहीं, कैश फ्लो की जरूरत नहीं है, उल्टा कैश फ्लो मंथली इतना आता है, आपको इन्वेस्ट करने के लिए सोचना पड़ता है, तो सारा इक्विटी उठा के डाल दीजिए, 5 साल तक आप जाने वाले नहीं, भगवान करे लंबी उम्र मिले आपको, तो ज्यादा पैसा छोड़ के जाइए। आपकी लेगेसी में ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर आपको ज्यादा दुआएं दे कि बाबा जी 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ छोड़ के गए, जब छोड़ के ही जाना है। 7 दिन लगे मेरे को समझाने में, 5 का 5 करोड़ इक्विटी में लगा दिया मैंने। तो बताइए कि ये जो फॉर्मूला है 100 माइनस एज, ये कहां चलने वाला? तो पुराना विचार है, जितनी चादर उतना पैर पसार। मैं कहता हूं नहीं, मॉडर्न विचार है, चादर छोटी है तो डबल बेड की चादर खरीदना। इनकम बढ़ाना। मेरे मामा जी डॉक्टर है, सर्जन, सारे दिन लगे रहते हैं। हम कभी ट्राई करते हैं मामा जी से मिलने के लिए, पता नहीं ओटी में घुसे हुए हैं। ओटी में घुस गए तो पता नहीं 2 घंटे में आएंगे, 3 घंटे में आएंगे, 1 घंटे में आएंगे। तो मैंने मामा जी से कई बार कहा पर सारे पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक की एफडी। बोले मेरे को डर लगता है। मैंने समझाया मामा जी मैं देख रहा हूँ, चिंता नहीं, मेरे को डर लगता है। मैं कहता 7% में आपने 2 करोड़ रुपए लगा रखा है, ये मेरे को दे देते, 15% से 16 लाख का आपका फायदा कर देता, और आपको ये रोज सुबह शाम दौड़ना पड़ता है, 10-20 मरीजों को फ्री देख लेना, कोई दुआएं देके जाएंगे। इट टुक 5 years फॉर मी टू कन्विंस हिम, बट नाउ अब सुबह 8 बजे फोन आ जाता है, आज कौन सा शेयर लेना है यार राजेश, ही बता। म्यूचुअल फंड तो चल ही रहा है, so now he has got that kind of conviction. So without taking much time, because we are running short of time, तो मैं आपको बस थोड़ी सी बात और कहूंगा। आज सभी लोग, आज हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रॉब्लम कॉमनली फेस कर रहे हैं। हर इन्वेस्टर चाहता है प्रॉफिट बुक कर ले। सुना है क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आता है बड़ा कॉमन, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे पोर्टफोलियो में से। यस, बहुत मार्केट बढ़ गई है। मैं पूछता हूं कितनी बढ़ गई, क्या हो गया? बोले नहीं देखिए ना सर 22,000 निफ्टी हो गई। आप पहले कहा करते थे 22,000 हो जाएगी, तो अब तो हो गई, अब तो निकाल लें, अब तो प्रॉफिट बुक कर लें। तो मैंने उनको डाटा से समझाने की कोशिश करी, और वही डाटा मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ टाइम, तो ज्यादा देर नहीं लूंगा। कि डाटा से समझने की कोशिश करिए, क्या वास्तव में निफ्टी 22,000 होगी तो तूफान टूट गया क्या? क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? क्या हमें वास्तव में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? वास्तव में प्रॉफिट हमें कब बुक करना चाहिए? जब या तो आपके गोल नजदीक हो, या आपकी कोई एसेट एलोकेशन रीबैलेंस करनी हो, अदरवाइज कोई प्रॉफिट बुक करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं अपने इन्वेस्टर को डाटा से समझाने की कोशिश करता हूं, आप भी समझिए। क्या मार्केट बहुत हाई पे चली गई है? आप देखिए पिछले 20 सालों की, लास्ट 24 इयर्स की जो एवरेज पी है वो 20.91 है, हिस्टोरिक एवरेज। अभी मैं हिस्टोरिक पी की बात कर रहा हूं। आई होप सब लोग पी समझते होंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो 24 साल की हिस्टोरिक पी कितनी है? 20.9। और आप देख रहे हैं हम अभी कितने हिस्टोरिक पी पे चल रहे हैं? 22.77। तो कोई बहुत ज्यादा
एवरेज से बहुत ज्यादा है। ये जो मैथमेटिक्स में बताते हैं फंड मैनेजर आके 1 सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, अभी तो 1 स्टैंडर्ड डिवीजन पे भी नहीं है। आप देखिए जब जब पीक बना, लास्ट के जो 3 पीक बने, तब एनएवी तब पीक कितनी थी 28 29, तब एक शार्प करेक्शन जरूर आई थी। क्या इस लेवल से शार्प करेक्शन आ सकती है? आ सकती है, पर प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। मार्केट में हो कुछ भी सकता है, पर प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। आर वी रियली ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ निफ्टी और लार्ज कैप? एटलीस्ट नो। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये ईपीएस है। आज मार्च 24 की ईपीएस कितनी आने वाली है? हमने 955 लिखी थी, पर अभी ऐसा लगता है कि 970 और 980 आएगी। और मार्च अब ऑलमोस्ट आने वाला है, तो मार्च 24 अब विदाई हो गई है। मार्केट किसको देखेगी? मार्च 25 को। उसकी अर्निंग उस समय हमने प्रोजेक्ट की थी 1087। अब उम्मीद है मार्केट में 1100 1120 के आसपास आएगी। अगर 1100 1120 आएगी और जो फॉरवर्ड पी है वो 18 की 10 साल की एवरेज फॉरवर्ड पी की 18 है, 18 हिस्टोरिक एवरेज। अभी हम करंटली 19.8 पे चल रहे हैं। अगर 18 की हिस्टोरिक पी है और 1100 रुपए की ईपीएस आएगी, तो कहां फ्लोर बनता है? 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 1100, इट कम्स आउट टू बी 19,000। तो फ्लोर इज 19,800। मार्केट हैज नॉट ब्रीच्ड this 18p for last so many years. It is the historic average. Even in the June 2022, when the Nifty went down to 15,200, the P was not below 18. Even that time sentiments were so bad. और इस समय तो सेंटीमेंट सब बढ़िया है। तो अगर 18 की हिस्टोरिक पी एवरेज पे भी पी ट्रेड होने आएगी, और मार्च के बाद तो हम 25 की ईपीएस को डिस्काउंट करेंगे, और 25 की ईपीएस को डिस्काउंट करेंगे तो 1100 की ईपीएस को डिस्काउंट करेंगे, और 1100 की ईपीएस को डिस्काउंट करेंगे 18 से, तो कितनी निफ्टी का फ्लोर प्राइस बना? 19,800। अब हम कितने में चल रहे हैं? 22,000। तो कितना है करेक्शन का लेवल? 10%। अगर 10% के निफ्टी के करेक्शन की वजह से आपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। When floor is not far away, then why should book profit? एक और एनाटॉमी दिखाता हूं मैं आपको। आपने सबसे बड़ा बुल रन इंडिया का कब देखा था? 2003 से 2007 कितना हुआ था? सेंसेक्स 3,000 से 21,000, निफ्टी 11, और निफ्टी कहां से कहां गई थी? 462 से नहीं, 977 से 6,300, 1,000 से 6,000 मोटा मोटी। तो उस दौरान क्या हुआ? ईपीएस में ग्रोथ कितनी हुई? ईपीएस थी 31 मार्च 2003 को 119, and EPS of Nifty 50 on the 31st March 2008 was 240. What was the percentage growth? CAGR growth was 15%. The Nifty 50 earnings grown by 15% during the best bull run of the Indian market between 2003 to 2007, whereas the Sensex of the Nifty recorded a gain of more than 746% CAGR. तभी शार्प करेक्शन आया 2009 में। और अभी क्या है देखिए, कोविड में कितना था निफ्टी 2020 में? 12,000 1000 ही था कोविड आने से पहले। यस। और आज कितना है? 22,000। कितनी सीएजीआर ग्रोथ है? 16% से ग्रो किया है निफ्टी 50 ने। Since COVID, Nifty has grown by 16% from 12,000 to 22,000. Whereas, what is the growth in the EPS of the Nifty 50? आप सोचोगे 2020 में निफ्टी 50 का ईपीएस था 462, और आज अभी हमने बात करी कितना रहा है? 970।
और अगले साल कितना आने वाला है? 1100। तो 460 को 970 पे करें तो सीजीआर ग्रोथ अर्निंग्स में कितनी है? 20%। अर्निंग की ग्रोथ से भी कम निफ्टी बढ़ रहा है। वहां देखिए जब सेंसेक्स निफ्टी 50 का ईपीएस 2003 से 2008 तक 119 का 240 हुआ, डबल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ। यहाँ अर्निंग डबल से ज्यादा हो चुका है, 460 से 970। निफ्टी अभी 12,000 का 24,000 भी नहीं हुआ, तो बबल बन गया। तो जब हम डाटा के साथ कस्टमर के साथ बात करते हैं तो कस्टमर को कोई प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत नहीं। तो मेरे एग्जाम्पल दिखाने के दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो अब हमने अपने इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म स्टे इन्वेस्टेड रहे, प्रॉफिट बुकिंग की ना सोचे। मैं लोगों से कहता हूं कि अभिमन्यु को चक्रू में घुसना आता था, निकलना नहीं आता था। इसी तरह से इक्विटी मार्केट में ना सब आदमी को प्रॉफिट बुक करना तो आता है, द्वारा एंट्री करनी नहीं आता। एग्जिट स्ट्रेटेजी इज वेरी इजी, एंट्री इज वेरी डिफिकल्ट इन इक्विटी मार्केट, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू एंटर मार्केट हमेशा हाई लगती है, डर लगता है कल गिर जाएगी। तो हम डाटा के द्वारा अपने इन्वेस्टर के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको प्री मैच्योर प्रॉफिट बुकिंग से रोक सकते हैं जिसकी उसे जरूरत नहीं है, सो दैट ही कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द कंपाउंडिंग इन द इक्विटी मार्केट। और साथ में आप कन्विक्शन ले सकते हैं कि मार्केट आगे आने वाले समय में कितनी तेजी से ग्रो करने वाली है। जैसे अभी 1100 की अगर ईपीएस 2025 में आएगी और अगर ये अर्निंग ग्रोथ 12-15% बनी रहे तो अगले 3 साल में 1500 की ईपीएस हो जाएगी 26-27 की, और 27 की अर्निंग को मार्केट एक साल पहले डिस्काउंट कर लेता है अक्टूबर 26 में। और अगर 20 की पी भी मेंटेन रही तो क्या निफ्टी 30,000 नहीं हो जाएगा? अभी जब निफ्टी 30,000 होने वाला है अगले 1.5-2 साल में, तो हमें क्या जल्दी है प्रॉफिट बुक करने की। थैंक यू वेरी मच टू कंस्टेंट ऑफ टाइम। वी हैव टू स्टॉप हियर। Thank you so much, Rajesh ji.